टॉपिक हमारा कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पहला टॉपिक हमारे पास कौन सा आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। कॉपी पे लिखो। तो पहले जो क्वेश्चन आते हैं किसके ऊपर आते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर आते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है वो आप बता होना चाहिए। ये देखो ये डायग्राम बनी हुई है, प्लेन एरिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है परपेंडिकुलर, ठीक है। हो सकता है कि एरिया ऐसे हो, मैग्नेटिक लाइन ऐसे जाए तो एंगल बनेगा थीटा। ये जो एंगल हमेशा नोट करना है, किसमें नोट करना है, सरफेस के साथ ही नोट करना है। सरफेस पे जो परपेंडिकुलर होगा उसमें ये लाइन और मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। जैसे सपोज करो कि आपके पास ये एरिया है तो एरिया ट्री होगा, ठीक है। तो इस लाइन इस फिंगर के अराउंड क्या आ गया, एरिया वेक्टर आ गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो आपने एंगल किसमें देखना है, इसमें और फिंगर में देखना है। तो ये डायग्राम बनी हुई है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा एंगल नोट करते हैं, सरफेस के साथ में नोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, BA cos थीटा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में ज्यादा होंगे तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, NBA cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है इसको। तो पहला क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है। यूनिट आपको पता होना चाहिए, यूनिट अपनी कॉपी पे लिख लो। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, वेबर, WB, ठीक है। और 1 वेबर आता कैसे है, टेस्ला इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर, या पता होना चाहिए, ठीक है। तो पेपर में ये भी आ जाता है कि राइट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन टर्म्स ऑफ टेस्ला, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर आएगा। और ये भी आ सकता है राइट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वेबर, तो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड में आते हैं ये वाले, ठीक है। अगर आपको यूनिट याद होगा तो क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कौन सा है, फैराडे लॉ है। तो फैराडे लॉ आपको पता होना चाहिए कि दे आर बेसिकली लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। स्टेटमेंट तो आपने लर्न करनी है, मीनिंग समझ लो। पहला लॉ क्या कहता है कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, एक सर्किट है चाहे ओपन है चाहे क्लोज्ड है, अगर उसके अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगी। ऐसे कई बार क्वेश्चन आते हैं पेपर में, क्यों कहते हैं ये ए एंड है ये बी एंड है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या क्रॉसेस क्या शो कर रहे हैं, क्रॉसेस क्या है, इनवर्ड है। इनवर्ड का मीनिंग क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द प्लेन है। वो कहेंगे व्हाट हैपेंस टू द पोलैरिटी ऑफ ए एंड बी व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ठीक है। तो पहला लॉ क्या कहता है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना है, सर्किट के एंड के क्रॉस क्या डेवलप होना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर आप इनको ज्वाइन कर दें तो इंड्यूस्ड करंट भी आ जाएगा। सेकंड लॉ कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट आता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है उसका, कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इट इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और अगर इंड्यूस्ड करंट निकालना है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को किससे डिवाइड कर देंगे, रेजिस्टेंस से, ठीक है। इस लॉ की सबसे बड़ी लिमिटेशन फैराडे की क्या है, डायरेक्शन नहीं बताता। ए पे पॉजिटिव आना है, बी पे नेगेटिव आना है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल कौन आना है, फैराडे ने नहीं बताता, ठीक है। वो कौन बताता है, कौन सा लॉ आता है, वो लेंज़ लॉ। वो कौन सा है, तो लेंज़ लॉ में क्या चीज होती है, लेंज़ लॉ क्या कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस d∅dt। So negative sign suggests the direction of induced current is always opposite to the cause of its production। इस चैप्टर में जो मेजर 1 मार्क या 2 मार्क क्वेश्चन आएंगे डायरेक्शन के ऊपर आएंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन बताया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस द मिल इनटू द प्लेन है, ए पॉइंट पे हाई पोटेंशियल आने के बी पॉइंट पे हाई पोटेंशियल आने कैसे पता चलेगा, वो कौन बताता है, लेंज़ लॉ। तो नेगेटिव साइन सजेस्ट करता है कि अगर सर्किट के अक्रॉस फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ने या इंड्यूस्ड करंट को क्या करना है, डिक्रीज करना है। अगर सर्किट में इंड्यूस्ड इनपुट फ्लक्स डिक्रीज करना है कर रहा है तो इंड्यूस्ड करंट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब इसमें पोलैरिटी मैं लिख दिया कि जो फ्लक्स क्या कर रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। फ्लक्स क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, इनवर्ड। तो पहले पोलैरिटी चेक करने के लिए ना हम इसको ना वर्चुअली कनेक्ट कर देते हैं, जैसे डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन का मीनिंग क्या हुआ, मैंने इसको सोचा है कि इसको कनेक्ट कर दें। अगर इसको कनेक्ट कर देते तो करंट आएगा। करंट के बाद दो ओरिएंटेशन है, या तो क्लॉकवाइज आना या क्या आना, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इनपुट फ्लक्स है, अंदर वाला फ्लक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो क्या होना है, ओरिएंटेशन दो है ना, पहली ओरिएंटेशन क्या है, क्लॉकवाइज चले जाओ। अगर इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज चला गया तो ये थंब कहां आ रहा है, इनटू आ रहा है। ऑलरेडी इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, और अगर मेरा इंड्यूस्ड करंट भी क्लॉक चला गया तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, और इंक्रीज होगी। बट फ्लक्स ने क्या करना है,
इंड्यूस्ड ईएमएफ तब डेवलप होती है जब फ्लक्स क्या कर रहा है, इधर इंक्रीज कर रहा है। अगर फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इंड्यूस्ड करंट ट्राई टू डिक्रीज इट। कैसे डिक्रीज करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मींस इस केस में अगर ये ज्वाइन हो जाए तो इंड्यूस्ड करंट ने कैसे फ्लो करना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब फ्लो होना है तब कहां आना, आउटवर्ड, ऑपोजिट टू द इनवर्ट फ्लक्स। तो इसका मीनिंग अगर ये ऐसे फ्लो कर रहा है तो डिवाइस अगर इन दोनों में कनेक्ट करें तो करंट कहां जाएगा, B टू A होके जाएगा। तो B पॉइंट क्या होगा फिर, हाई पोटेंशियल, और A पॉइंट क्या होगा। तो पहले तो पेपर में क्वेश्चन ही आते होते हैं कि हाई पोटेंशियल पे टर्म्स में कौन है, लो पोटेंशियल पे कौन है। तो कैसे पता चलता है, बाय यूजिंग लेंज़ेस लॉ। ठीक है। और अगर इसी केस में फ्लक्स मान लो क्या होता, अब ये वाला डायग्राम देखो, अब डॉट है, डॉट का मीनिंग क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है, आउटवर्ड है। इस केस में आउटवर्ड फ्लक्स मान लो क्या कर रहा है, आउटवर्ड फ्लक्स क्या कर रहा है, मतलब बाहर वो जो फ्लक्स है वो डिक्रीज कर रहा है। तो इंड्यूस्ड विल ट्राई टू इंक्रीज। कैसे इंक्रीज करेगा, क्लॉकवाइज गया तो वो तो अंदर हो गया, उसने कैसे जाना, एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर से इसको वर्चुअली ज्वाइन किया, इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज आना है। अगेन वो B टू A जा रहा है, अगर वो B टू A जा रहा है तो क्या हो रहा है, B क्या होगा, हाई पोटेंशियल, और A क्या होगा, लो पोटेंशियल। तो पहले तो लेंज़ेस लॉ के ऊपर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो बड़े सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो इसके ऊपर फ्रेम्ड होंगे। फिर याद रखो लेंज़ेस लॉ जो है इट फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 1 मार्क एमसीक्यू आता होता है कि विच लॉ लेंज़ेस लॉ फॉलो। जैसे कर्चॉफ लॉ होता है ना, कर्चॉफ का जो फर्स्ट रूल है जंक्शन रूल, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो करता है। मेश रूल जो होता है कंजर्वेशन एनर्जी फॉलो करता है। ऐसे लेंज़ेस लॉ किसको फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ठीक है। फिर लेंज़ेस लॉ, फैराडे लॉ कर लिए, लेंज़ेस लॉ भी हो गए। अच्छा, इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज करने के तरीके क्या है, देखो फ्लक्स तो लिख दिया, फॉर्मूला ये बनेगा ना इसका, फाई क्या होता है, NDA cos थीटा, NDA cos थीटा। देखो फ्लक्स चेंज कैसे करेंगे, या नंबर ऑफ चेंज टर्न्स चेंज कर दो, या मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, या एरिया चेंज कर दो, या क्या चेंज कर दो, एंगल। ये 4 मेथड्स। तो पेपर में होता है 2 मार्क क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज यू कैन चेंज द फ्लक्स। ये भी 2 मार्क क्वेश्चन आता है पेपर में, तो ये याद रखना आपको। ठीक है। फिर आता है कि इंड्यूस्ड करंट तो क्या होगा, E/R होगा। तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, -d∅/r dt, ये बन जाएगा। और अगर I को dt से मल्टीप्लाई कर दें, d∅/r आ गया, और ये I dt क्या होता है, dq, अमाउंट ऑफ द इंड्यूस्ड चार्ज फ्लो। ठीक है, एक नया फॉर्मूला है। अगर टाइम टेकन बड़ा कम हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी, हाई। टाइम कम हो गया, इंड्यूस्ड करंट क्या होना है, हाई। इसका मीनिंग है चेंजिंग द फ्लक्स इन वेरी शॉर्ट टाइम, तो इंड्यूस्ड करंट भी ज्यादा होना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज्यादा होती है। बट ये जो Q है, ये क्या है, चार्ज। क्या चार्ज फ्लो डिपेंड करता है टाइम पे, या फिर क्या d∅/r है ना, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम टेकन। अपनी कॉपी पे लिख लो कि इंड्यूस्ड करंट जो है वो टाइम टेकन पे डिपेंड करेगा कि आपने फ्लक्स कितनी जल्दी, इफ यू हैव इंक्रीज द फ्लक्स और डिक्रीज द फ्लक्स इन शॉर्टर टाइम और लॉन्गर टाइम। इफ यू इंक्रीज द फ्लक्स इन शॉर्टर टाइम, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मोर, इंड्यूस्ड करंट इज मोर। बट व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट द, तो याद रखना है कि जो अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज होता है ये आपने बड़ा रेयरली फॉर्मूला पढ़ते हैं, बट पेपर में ये भी आ सकता है। ठीक है। अगला हम देखते हैं आगे कि फ्लक्स चेंज करने के तरीके तो पढ़ ली है, ओरिएंटेशन चेंज कर दो, N चेंज कर दो, B चेंज कर दो, A चेंज कर दो। ठीक है। फिर नेक्स्ट मोशनल ईएमएफ। देखो मोशनल ईएमएफ डायरेक्टली सिलेबस में कवर नहीं है, लिखा नहीं है उन्होंने। ठीक है। बट बिना इसको सॉल्व किए हम आगे काम नहीं कर सकते। ठीक है। तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ये कॉइल है, ये एक मूवेबल रॉड है। रॉड को अगर इधर से इधर मूव कर देंगे तो ये एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज। तो हमने देखो क्या चेंज किया, ए ना M चेंज किया, ना B चेंज किया, ना थीटा चेंज किया, क्या चेंज कर दिया, एरिया। बाय इंक्रीजिंग द एरिया, इस केस में आपका इनवर्ड फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट कैसे आएगा, क्लॉकवाइज आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अंदर वाला फ्लक्स इनवर्ट कर क्या कर रहा है,
तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है ना, जिसने करंट कहाँ देना, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ देनी, आउटवर्ड, उसने इंक्रीजिंग फ्लक्स को डिक्रीज करना है। तो मींस ये जो मूविंग रॉड है उसमें करंट कहाँ जाएगा, नीचे से ऊपर। इट बिहेव लाइक सोर्स ऑफ करंट, ठीक है। तो याद रखना है कि कह रहे मूविंग रॉड बिहेव लाइक, लिखो अपनी कॉपी पे क्वेश्चन लिखो, कह रहे मूविंग रॉड बिहेव लाइक सोर्स ऑफ करंट, यस। तो मूविंग रॉड सोर्स ऑफ करंट कब बिहेव करता है, व्हेन इट मूव परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। आपने कॉपी पे नोट कर लेना, जब ये फॉर्मूला आता है ना BLV, जब आप पढ़ते हो, ये कब अप्लाई करना है, लेंथ, ये लेंथ है ना, लेंथ, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हो गई, लेंथ, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, साइड्स ऑफ देम शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। ये लेंथ है, वेलोसिटी इधर है, दोनों में है नेगेटिव, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द प्लेन, तीनों ऐसे हैं सेटअप, ऐसे ही है ना, ये लेंथ आ गई, ये वेलोसिटी हो गई, ऐसे देखो, और ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड या आउटवर्ड हो गया, ऐसे कुछ भी कह सकते हो, ऐसे कह लो, लेंथ, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, तीनों क्या चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो मोशन ईएमएफ हो गया। अब आफ्टर मोशन ईएमएफ पेपर में क्वेश्चन आता होता है, कॉपी पे लिखो, एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स, find the magnetic force, find the magnetic force on a moving rod in magnetic field, on a moving rod in magnetic field। कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड मूव कर रही है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करके दिखाओ कितनी आएगी। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, जैसे ये देखो, ये रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ट, वेलोसिटी कहाँ पे है, इस साइड, ठीक है। तो पहले सिंपल क्वेश्चन, वो कहेंगे हाई पोटेंशियल पे कौन है, ए हाई पोटेंशियल पे है कि बी। तो सिर्फ सुनो क्या करना है, आपने जब भी पोलैरिटी निकाल लिया ना, सिंगल रॉड वाला क्वेश्चन आ गया अगर, एक रॉड ऐसे है, बस वो मूव कर रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड देख लो पहले कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं है, रॉड वाई एक्सिस के अलोंग है, वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जेड एक्सिस, तीनों है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आंसर निकलेंगे। अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर आंसर ही निकलते। अब सेकंड पॉइंट, रॉड का ए एंड और दूसरा कौन सा है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल पे कौन होगा, कैसे करते हैं, आपने टेक्निक अपनी कॉपी पे लिखनी है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक ड्रॉ करो, ठीक है, यहाँ पे चार्ज लिख दो, कितना, dq, कितना चार्ज लिख दिया, ठीक है। dq की वेलोसिटी कहाँ पे है, इधर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, इनवर्ट। तो हमें फॉर्मूला पता है ना फोर्स का, F क्या होता है, चार्ज V क्रॉस V, पढ़ा था ना ये, चार्ज V क्रॉस। तो कैसे करेंगे फोर्स, राइट हैंड थंब रूल। वेलोसिटी कहाँ पे देखो, कैसे यूज करते हैं, अपने राइट हैंड की फिंगर को किसके अलाउंग रखो, वेलोसिटी के अलाउंग, और अपनी पाम किसकी तरफ करिए, मैग्नेटिक फील्ड, वो कहाँ पे है, अंदर है के बाहर, अंदर है। पैर अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होती तो आप ये भी कर्ल भी कर सकते हो, अपने फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या कर दो, थंब कहाँ शो हो रहा है, तो सारे पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, तो हाइपोटेंशियल हो गया, साइड नेगेटिव, नीचे तो क्या हो गया। तो इसका मीनिंग मूविंग चार्ज कैन बिहेव लाइक सोर्स ऑफ करंट। पेपर में ये 2 मार्क क्वेश्चन आता है, कैन मूविंग रॉड बिहेव लाइक सोर्स ऑफ करंट, यस। कब होगा, व्हेन यू मूव द रॉड इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, और अगर आपने इसको मूव किया तो आपको उसकी पोलैरिटी शो करनी है, ठीक है। और ये है किस टॉपिक में आता है, मोशनल ईएमएफ में, सिलेबस में डायरेक्टली कवर्ड नहीं है, बड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये लग गया पता। फिर मोशनल ईएमएफ के बाद हमारा टॉपिक आता है रोटेशनल ईएमएफ। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, मैं बताता हूँ रोटेशनल ईएमएफ क्या होता है। हमारे बाइक में या एक्टिवा में स्पीडोमीटर लगा हुआ, ऑडोमीटर लगा हुआ, स्पीडोमीटर ऑडोमीटर में रीडिंग आती है डिजिटल, कितने किलोमीटर ट्रैवल कर लिए, वो वायर कनेक्टेड है कहाँ पे, टायर के साथ, वहाँ पे कोई सेल नहीं लगा हुआ, ना सेल है ना कोई बैटरी है, स्टिल वो चल रही है, तो ये नीडल हिलती है ना, और ऑडोमीटर का भी काउंट बढ़ता रहता है, वो कैसे बढ़ रहा है, कौन से करंट को यूज करके, इंड्यूस करंट, ठीक है। टायर में क्या होता है, यहाँ पे रिम के सेंटर पे स्पूक्स लगे होते हैं, लगे ना स्पूक्स, जब टायर क्या करेगा, रोल करेगा, आगे जाएगा, तो कोई एक स्पोक को काउंट कर लो, OA को, तो ये क्या करेगा, ये वाला स्पोक, ये रोटेट करेगा कि नहीं करेगा,
और टायर जब मूव कर रहा है ग्राउंड पे सराउंडिंग में कोई मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है? क्या इस जगह कोई मैग्नेटिक फील्ड लग रही है? अभी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इस रूम में, सोचो है कोई? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ना, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? 0.32 गॉस। वैल्यू याद रखनी है, 1 मार्क पेपर में भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ? 0.32 गॉस, और गॉस कितना था? 10⁻⁻⁴ टेस्ला। इतने गॉस मैग्नेटिक फील्ड है। वो मैग्नेटिक फील्ड ये लेंथ और इसका मूवमेंट, उससे क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगी। किसमें? इस एंड और इस एंड में, दो एंड में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगी। वो ईएमएफ को क्या कहेंगे हम? रोटेशनल ईएमएफ। तो रोटेशनल ईएमएफ का फॉर्मूला मैं बताता हूँ, डेरिवेशन नहीं करनी। एनसीईआरटी जो पुरानी प्रिंटेड बुक थी उसमें डेरिवेशन भी थी उसकी, ठीक है? अब नहीं करनी, अब सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। सिर्फ ये होना चाहिए कि स्पीडोमीटर अगर चल रहा है हमारा, वो कौन से करंट से चल रहा है? एडी करंट से। वो किस सेल नहीं लगाया उन्होंने, ठीक है? और रोटेशनल ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है? BL²ω/2। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। L क्या है? लेंथ ऑफ द स्पोक। ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड। अगर मैं अपनी बाइक की स्पीड इंक्रीज कर देता तो स्पीडोमीटर की नीडल क्या होती है? आगे आ जाती है ना, और फास्ट हो जाती है। क्यों फास्ट हो जाती है? इफ यू इंक्रीज द ओमेगा इंड्यूस्ड में मोर करंट भी ज्यादा होगा, नीडल ज्यादा ऊपर जाएगी, ठीक है? तो जो कैलिब्रेशन मीटर की हुई है वो ओमेगा के साथ हुई है, ठीक है? तो हमारा जो बाइक का ऑडोमीटर स्पीडोमीटर चलता है, किसको यूज कर चलता है? एडी करंट को, ठीक है? मैं वर्ड एडी यूज कर रहा हूँ, कहीं मैं इंड्यूस यूज करूंगा, तो इंड्यूस एडी बोथ आर सेम। बस एडी करंट याद रखना, मेटल की जो प्लेट होती है उनमें करंट फ्लो करता है, होता वो इंड्यूस ही है। बट प्रॉब्लम है कि मेटल प्लेट ब्रॉड होती है, जैसे ये कॉपी है। अगर ये कॉपी मेरे पास आए, इसमें अगर इंड्यूस करंट डेवलप होता है तो वो कैसे फ्लो होगा? कंसेंट्रिक सर्कल से, ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना एंड पॉइंट होगा। तो मीनिंग इस तरह के करंट को हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ना कोई पॉजिटिव टर्मिनल है कोई। तो किसी भी मेटल के अराउंड आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करनी शुरू कर दो, उसमें वो थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाएगी। पेपर में एमसीक्यू आता है, अ मेटल प्लेट इज प्लेस्ड इन वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट हैपेंड टू इट? एक ऑप्शन होगी टेंपरेचर डिक्रीज कर जाएगा, एक ऑप्शन होगी टेंपरेचर। तो क्या कौन सी करेक्ट होगी? क्योंकि इसमें क्या आएगा? एडी करंट। और जहां पे करंट होता है, कौन सा इफेक्ट होता है करंट का? करंट का कितने इफेक्ट है पता है आपको? हीटिंग और केमिकल, जो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ी ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो तीसरा कौन सा? मैग्नेटिक इफेक्ट। तो करंट आया यहाँ पे, मैग्नेटिक इफेक्ट तो हो गई होगा, बट हीटिंग भी होगा, ठीक है? फ्रिज की जो वॉल्स होती है रेफ्रिजरेटर की, गर्म हो जाती है ना, क्यों गर्म हो जाती है? कोई वांट के वो गर्म हो, वो गर्म क्यों हो गई? एडी करंट। तो पेपर में छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड आपके होते हैं, ठीक है? एडी करंट सिलेबस में कट कर दिया हुआ है, पर टॉपिक इतना सही है बस, तो पढ़ना है आपको, ठीक है? तो फॉर्मूले वगैरह आगे सारे। इसके बाद लास्ट में इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ठीक है? इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या चीज होती है? यू आर चेंजिंग, देखो फॉर्मूला यही है, यूनिवर्सल फॉर्मूला, ये नहीं चेंज होने वाला। NBA cos थीटा। इलेक्ट्रिक जनरेटर में ना नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होते हैं, ना मैग्नेटिक फील्ड, ना एरिया, क्या चेंज होता है? थीटा, ठीक है? और जनरेटर जब उसकी आर्मेचर को टर्न करती है, उसका थीटा कितना होता है? थीटा होता है ओमेगा टी। कितना आता है? थीटा इक्वल टू, तो आप इसमें वैल्यू डालोगे, डिफरेंशिएट करोगे, फॉर्मूला आ जाएगा। और वो कौन सी वोल्टेज मिलती है? अल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्या कहना है इसको? जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने सेल से ईएमएफ निकाली थी, वोल्टेज निकाली थी, वो कौन सी? डायरेक्ट करंट थी, वो कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं करती। बट जब आप इंड्यूस ईएमएफ करते हो बाय रोटेशन, तो क्या होता है? आपके पास ईएमएफ आती कौन सी आती है? अल्टरनेटिव, ठीक है? तो फॉर्मूले एक बार दोबारा देख ले, कौन कौन से टर्म्स हैं, ये सारे हमने पढ़ लिए। फॉर्मूले देख लो। सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स B डॉट A, फैराडेज लॉ। देखो यहाँ पे फैराडेज लॉ पे नेगेटिव साइन लगाया हुआ है, बट एक्चुअली नेगेटिव साइन कब आया था? लेंज़ेस लॉ में। फैराडे ने डायरेक्शन इंक्लूड नहीं की थी, ओनली मैग्नीट्यूड। मोशन ईएमएफ DLB पढ़ लिया। मोशन सर्किट में करनी हो, अच्छा यहाँ पे देखो ये E डॉट DL लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर में पढ़ा था हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट DL, उसको कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है? पोटेंशियल डिफरेंस। DLB E डॉट DL याद रखना, पेपर में आता है। व्हाट इज द डायमेंशन, लिख लो कॉपी पे, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लाइन इंटीग्रल? तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? E डॉट DL। क्या चीज है?
माइनस डी/dt। और वो क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ क्या होती है? वोल्टेज। और क्लास 10th में भी आपने वोल्टेज पढ़ी है, बेसिक पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन अपॉन चार्ज। लिख लो, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होता है? इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। लिख लो, इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और वो इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन क्यू, W/Q। तो कर सकते हो ना आंसर? तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आते होते हैं। और जनरेटर का फॉर्मूला देखो क्या आया यहाँ पे, NBA sin ओमेगा t। NBA sin ओमेगा t, ये कैसे आ गया? यहाँ पे फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, NBA ओमेगा भी आना, NBA ओमेगा भी आएगा यहाँ पे, ठीक है? बिकॉज जब आप थीटा की वैल्यू ओमेगा t यहाँ पुट करोगे और cos ओमेगा t का डेरिवेटिव करोगे तो क्या होता है? cos ओमेगा t का डेरिवेटिव माइनस ओमेगा sin ओमेगा t, ठीक है? और अगर इस फॉर्मूले को लर्न करना हो ना यहाँ पे, तो इसको लर्न ऐसे करते हैं, बैन ओमेगा। क्या लर्न करना है? बैन ओमेगा। तो जनरेटर का प्रिंसिपल 2023 मार्च में 3 मार्क में क्वेश्चन है, वो तीनों सेट में आया था कि जनरेटर की वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन करो। और एक सेट में 5 मार्क क्वेश्चन आया था, 3 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क न्यूमेरिकल, ठीक है? 2 मार्क न्यूमेरिकल तो हर साल पेपर में मिल जाते हैं आपके कि जनरेटर में मैक्सिमम ईएमएफ बताओ। मैक्सिमम ईएमएफ क्या है? फॉर्मूला बैन ओमेगा। बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया, एन क्या है? नंबर टर्न, ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है? तो ये पहले इंट्रोडक्शन आ गई हमारी, ये मैंने फॉर्मूले कर लिए। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1, तो अपनी कॉपी पे स्टेटमेंट भी लिखनी है आपने। स्टेटमेंट लिखो जल्दी से इसकी। कहते हैं सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर है, कैरिंग करंट आई लाइन। बेटा पहला क्वेश्चन देखो क्या है? सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर, कैरिंग करंट आई लाइन इन वायलेट पे। तो पहले हमने पेपर में वायलेट पे ड्रॉ करके दिखाना। ये x है, ये y है, आउटवर्ड क्या है? z है। ये सर्कुलर लूप आ गया, ठीक है? अगर वो वायलेट प्लेन में है तो उसका एरिया वेक्टर कहां हो सकता है? या तो एरिया वेक्टर इधर होगा, या एरिया वेक्टर क्या होगा? इस साइड, ठीक है? प्लेन अगर ऐसा है ना तो एरिया वेक्टर या तो इधर होना है या कहां होना है? इस साइड। सेकंड में, हाउ द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लूप इज रिलेटेड विद द रेडियस ऑफ लूप। इसमें फ्लक्स जो है वो कैसे रिलेटेड है? तो मैग्नेटिक फील्ड बताई हुई है, करंट, हां देखो करंट ऐसे आ रहा है। कुछ बताया करंट की ओरिएंटेशन? क्लॉक है कि एंटी क्लॉक? नहीं बताया, मैंने खुद ही ले लिया। ऐसे ऐसे आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है? इस साइड। एरिया वेक्टर की 2 डायरेक्शन है, आपने कौन सी चूज करनी है? जिस डायरेक्शन में क्या आएगी, तो फिर एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या चूज करेंगे? ये बताओ, ठीक है? So a circular loop of radius r carrying current I lies in y that plane with centered origin. How net magnetic field loop related to the radius of loop? देखो कुछ भी नहीं बताया हुआ, कुछ नहीं बताया ना। तो जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है मेरे अकॉर्डिंग एरिया ये है, बी ये है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? B डॉट A। तो B और एरिया कितना आ रहा है और एंगल दोनों में कितना है? cos 0। और मैग्नेटिक फील्ड हमें रेडियस पता है, करंट पता है। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ लूप कितनी होती है? म्यू नॉट I अपॉन 2r होती है ना। तो फ्लक्स का आंसर क्या आ गया? म्यू नॉट I पाई अपॉन 2 into r। तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू r रेडियस। ठीक है, क्वेश्चन यही पुट किया कि हाउ फ्लक्स इज रिलेटेड विद द रेडियस। ठीक है, आंसर में वो दूसरे क्वेश्चन का भी और है, इसका आंसर नहीं है ये वाला। 0 नहीं बनता, 0 तब बनेगा अगर एंगल 90 होता। ठीक है, तो कॉइल में करंट ऐसे है तो मैंने एरिया वेक्टर ये वाला चूज किया। अगर करंट ऐसे होता तो मैग्नेटिक फील्ड साइड होती ना, तो फिर एरिया वेक्टर कौन सा चूज करते? ये वाला। तो निकालना आ गया। तो एंड में ये भी कह सकते हैं प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द फ्लक्स एंड द रेडियस। कैसा ग्राफ बनेगा? ठीक है, 2 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि पहले रिलेशन बनाओ और ग्राफ भी प्लॉट करके दिखाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। फर्स्ट कैसे करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बिलो। कैपेसिटर की पोलैरिटी, कैपेसिटर दो एंड होते हैं, 2 प्लेट होती हैं, एक हाई पोटेंशियल पे एक। अब वो चेक करना है कौन हाई है कौन
लोअर। तो डायग्राम ये बनी हुई है, तो पेपर में डायग्राम गिवन है। तो पहले तो चेक करना है कि जो ए बी कैपेसिटर है, प्लेट है, लूप ऐसे बना हुआ है, ऐसे ना लूप। अब आप बताओ ए बी जो कैपेसिटर प्लेट है फ्रंट साइड पे रखनी है कि बैक साइड पे रखनी है? ये आप देखो, इज इट प्लेस फ्रंट साइड और बैक साइड? ऐसे है लूप। देखो अगर फ्रंट साइड पे रखनी है तो इस पार्ट में डाल सकते हैं, कदे डाल, ठीक है, अगर फ्रंट साइड पे रखनी है। अगर बैक पे रखनी है तो फिर ये पार्ट डाल सकते हैं। और देखो मैंने ये वाला एक्सेस शो किया, इसका भी मैं कहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से? इधर से, लेफ्ट से। तो अगर आपका ये वाला पार्ट आपको विजिबल है और ये वाला पार्ट विजिबल, मिडल वाला ये वाला नहीं विजिबल, तो यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम लेफ्ट साइड। शो भी कर दो कि आपका जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे है, एग्जामिनर को शो कर दो, वो यहाँ से ऑब्जर्व कर। नॉर्थ पोल जा रहा है इधर, तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो होना है, फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेट पास जा रही है। मैग्नेट जब पास जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी कि कम होगी? तो इसके मोशन को अपोज करना है कि प्रमोट करना है? अपोज कैसे करेंगे? यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल इसकी तरफ जा रही है तो यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी फेयर हो जानी है, और उधर से कौन सा पोल आ रहा है तो यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी आएगी? नॉर्थ आने का मीनिंग इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, निकलेंगी, और यहाँ से क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड से निकलने का मीनिंग क्या हुआ कि करंट ऐसे जा रहा है, यूज आइडेंटिटी करना है, करंट ऐसे जा रहा है ना, तो मीन ऐसे आगे ऐसे करंट गया, ऐसे आया, तभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है। तो व्हाट डज इट मीन? करंट की डायरेक्शन ये हो गई ऐसे। तो जो अपर वाली प्लेट है उससे करंट निकल रहा है, लोअर में एंटर कर रहा है, ये क्या हो गया? पॉजिटिव, ये क्या हो गया? तो अपर प्लेट को उन्होंने ए नेम दिया, और ए प्लेट क्या होगा? हाई पोटेंशियल, बी प्लेट क्या होगा? लो पोटेंशियल, ठीक है। तो दोबारा देख लो। ऐसे एक चीज और, ये जो मैंने सेटअप लगाया है ये मैंने खुद अज्यूम करके किया है कि ए बी प्लेट्स आर आउटवर्ड। होता कोई स्टूडेंट ए बी प्लेट को क्या कर ले, इनवर्ड मान ले, तो डायरेक्शन पोलैरिटी रिवर्स हो जानी है। और ऑब्जर्वर मेरा कहां पे है? इधर से मेरे को क्या नजर आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, पर पीछे से क्या नजर आएगा? उधर से क्लॉकवाइज। इट ऑल डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो हर बच्चे के आंसर अलग अलग होंगे, बट आपने जस्टिफाई करने कि आपका ऑब्जर्वर यहाँ पे है, आपको डायरेक्शन क्या नजर आ रही है? ऐसे, ठीक है। और यहाँ से करंट निकल रहा है तो इसको डॉट कर देंगे, यहाँ करंट एंटर करे तो क्या कर देंगे? क्रॉस। मींस यहाँ से करंट निकल रहा है, ऐसे गया, फिर एंटर किया, फिर आया ऐसे, ठीक है। तो फिर बी में एंटर किया प्लेट पे, ए पे क्या हुआ? लीव किया, तो हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल में ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें भी आप ये कर सकते हो, क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो पेपर में देखो इन्होंने सिंपल लिखा हुआ है A is positive, B is negative, लिखा है ना, और नीचे क्या लिखते देखो, also except A is negative, B is positive। क्यों? कई बच्चे इधर से ऑब्जर्व करेंगे, कई बच्चे, और फायदा किनको होगा? जो तुक्के मारते हैं, जिनको कुछ नहीं पता था, रैंडम लिख दिया आंसर, मार्क्स 2 मार्क्स सभी को मिलने। तो ठीक जैसे 2023 में 8-9 मार्क की ग्रेस चली गई थी कुछ क्वेश्चंस में ऐड करके, बट जिन्होंने अटेम्प्ट किए हुए थे वो क्यों गई थी? ऐसे क्वेश्चन आया था पेपर में कि ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो आंसर अलग है, उधर से देखें तो आंसर। और ए बी प्लेट किसी बच्चे ने आगे जूम कर ली, किसी बच्चे ने ए बी प्लेट क्या जूम कर ली? बैकवर्ड। तो कभी ये चीज भी सोचनी कि उसका आंसर गलत है, मेरा ठीक है, तो अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग चलो। और ये वाले क्वेश्चन जब भी करने हैं ऑब्जर्वर की पोजीशन बतानी है आपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेरे थर्ड क्वेश्चन देखो, bar magnet moved in the direction indicated by the arrow between the coils। इसको मैं जूम कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन, bar magnet moved in the direction indicated by the arrow between PQ and PD। PQ ये है, PD है,
तो प्रेडिक्ट द डायरेक्शन बताओ, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूसमेंट बतानी है। अच्छा मूव का नाम क्या बताया, नहीं बताया ना, तो अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन सेम आ जाता है इसमें बताया नहीं मूव कहाँ करना है, तो आपकी मर्जी जहां मर्जी मूव करो। अगर आप कॉइल को इधर मूव करते हो, बार एंड को राइट साइड में मूव करते हो, ठीक है, तो साउथ और ये साउथ, यहाँ पे साउथ इसकी तरफ जा रहा है, यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी आएगी, इधर साउथ आ जाएगी, सी पे साउथ आएगी, डी पे क्या आएगी, नॉर्थ। नॉर्थ अवे जा रहा है तो यहाँ पे क्या होना है, साउथ, और यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉर्थ आ रहा है। ये चीज क्लियर होगी पहले। और एक ना रेफरेंस लर्न कर लो, अगर कॉइल ऐसे हो ना, ये PQ की बात कर रहा हूं मैं, PQ है ना, ये उधर जा रहा है, यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी आनी थी, साउथ आनी थी, यहाँ पे कौन सी आनी थी, जहां पे साउथ पोलैरिटी होती है ना, रेफरेंस लर्न कर लो, गैल्वेनोमीटर की नीडल साउथ की तरफ शो किया करो, ठीक है, गैल्वेनोमीटर की नीडल कहाँ शो करनी है, साउथ की तरफ शो करनी है। और करंट की डायरेक्शन हमेशा साउथ की तरफ, कोई भी कॉइल हो, ठीक है, नीडल को कहाँ शो करना है, जहां पे कौन सी पोलैरिटी आनी है, साउथ आनी है, और करंट की डायरेक्शन क्या आनी है, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे जाएगा, ऐसे करंट ऊपर गया, ये ऐसे क्या करंट इधर, फिर ऊपर गया, फिर कॉइल में ऐसे एंटर कर दिया, ऐसे हो गया ना, हम इधर जा रहे हैं, इसका मीनिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एंटरिंग फ्रॉम Q साइड एंड लीविंग फ्रॉम P साइड। ये रेफरेंस ही लर्न कर लो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी सभी को मार्क्स मिलेंगे इसके, क्यों मिलेंगे, बताया ही नहीं कि मैग्नेट कहाँ मूव की, ठीक है, कई बच्चे राइट साइड मूव करवा के आंसर लिख देंगे लेफ्ट साइड पे, बट आपको नंबर तब मिल हैं अगर आपका साउथ इसकी तरफ जा रहा है तो यहाँ पे साउथ पोलैरिटी, यहाँ पे नॉर्थ। अगर ये नॉर्थ इसकी तरफ आए तो ये अवे जा रहा है नॉर्थ, तो इधर भी साउथ आना है, इधर भी क्या आना है, साउथ। अगर मैग्नेट इधर जा रही होती, यहाँ पे नॉर्थ आता, वहां पे क्या आना था, नॉर्थ आता, रिवर्स होना था, उसके नंबर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटे, ये फोर्थ क्वेश्चन लिखो जल्दी। वो कह रहा है कि व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द मेटल रिंग्स 1 and 2 व्हेन द करंट I इन द वायर इज इंक्रीजिंग स्टेडीली, ठीक है, वायर में करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो स्टेडीली का मीनिंग धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूसली। तो कैसे करना है, ऑरली करते हैं, करंट का जा रहा है इधर, लूप 1 में थंब ऐसे रखा, थंब रख दिया, फिंगर ऐसे कर्ल कर रहे हैं, मेरी फिंगर लूप 2 में क्या कर रही है, एंटर कर रही है कि लीव कर रही है, एंटर, और लूप 1 में लीव। तो इसका मीनिंग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, आउटवर्ड, यहाँ पे क्या आएगी, पहले अपनी कॉपी पे लिखोगे, आउटवर्ड इनवर्ड जब भी शो करना है, व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पे डॉट ड्रॉ करनी है, क्या करना है, क्रॉस एंड, यहाँ पे अगर आउटवर्ड है तो यहाँ पे क्या ड्रॉ करोगे, डॉट, यहाँ पे इनवर्ड है क्या ड्रॉ करोगे, क्रॉस। पहला स्टेप 2 मार्क में आएगा, पहला स्टेप की लाइनेज होनी है। अच्छा, करंट क्या कर रहा है, तो आउटवर्ड करंट क्या करेगा, इस जगह पे फील्ड बढ़ती रहेगी कि कम होगी, इस जगह पे अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो इस जगह पे फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी, कहां को बढ़ेगी, आउटवर्ड। अगर आउटवर्ड फील्ड बढ़ रही है, दो चॉइस है इंड्यूस करंट के बाद, या तो क्लॉक चले जाओ या एंटी क्लॉक। अगर आउटवर्ड फील्ड बढ़ रही है और वो एंटी क्लॉक चला जाए तो आउटवर्ड फील्ड क्या हो जाएगी, और इंक्रीज, बट हमने क्या करना है, इंक्रीजिंग फील्ड को क्या करना है, डिक्रीज कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे आउटवर्ड बढ़ रही है तो क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनवर्ड फील्ड क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है, तो क्लॉकवाइज करेंगे तो और इंक्रीज हो जाएगी, वो नहीं करना, एंटी क्लॉक, ठीक है। तो 2 मार्क कैसे मिलेंगे, पहले 1 मार्क होगा यहाँ पे डॉट और यहाँ पे क्रॉस। बेटे ऑलरेडी क्वेश्चन हमने ईएमआई के स्टार्ट कर दिए थे, टॉपिक अभी तक रिवाइज कौन सा किया था हमने, मोशनली में, रोटेशनली मतलब, अभी हम सेल्फ इंडक्शन में नहीं पहुंचे। तो अगला क्वेश्चन देखो पेपर में कौन सा आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। तो एक वन कंडक्टिंग U tube, ये बता रहा है, कैन स्लाइड इनसाइड एज शोन इन द फिगर, मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बिटवीन द ट्यूब, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, क्रॉसेस का मतलब क्या है, इनटू द प्लेन, ठीक है।
each tube moves towards the other tube with constant speed. ये ऐसे आ रहा है, ये ट्यूब और ये ट्यूब ऐसे आ रहा है। तो कहते हैं then EMF induced circuit in terms of BL भी निकाल लो, L क्या है, width of each tube, ये है। क्रॉसेस शो कर रहे हैं, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड। ट्यूब फर्स्ट कौन सी है ये, AD, सेकंड कौन सी है ये, BC। ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ठीक है। ट्यूब 1, पहले AD की बात करेंगे। देखो AD की पोलैरिटी कैसे निकालेंगे, ये जा रही है ट्यूब, तो मैंने अभी बताया था कि अगर DQ चार्ज हो और अगर आपने देखना है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ इकट्ठे होते हैं, नेगेटिव कहाँ इकट्ठे होते हैं, कैसे करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। DQ चार्ज की वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द प्लेन, ऐसे सारे पॉजिटिव कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे A पे, सारे नेगेटिव कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। सो दिस बिहेव लाइक अ सेल, जिसकी ईएमएफ कितनी होगी, BLV, ये हाई पोटेंशियल पे है और B क्या है, D क्या है, लो। फर्स्ट आ गया, ये कैसे आया, कौन कौन से फॉर्मूला यूज किए हैं आपने, फोर्स का फॉर्मूला यूज किया ये वाला, DQ B क्रॉस B, और दूसरा क्या यूज किया है, राइट हैंड। तो एग्जामिनर को ये थ्योरी में नहीं बताना कि कैसे यूज किया राइट हैंड थंब रूल, बस ये लिखते हैं कि यूजिंग दीस टू फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला इज दिस DF is equal to DQ into V cross B एंड सेकंड इज द राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल यूज करके बड़े इजीली आप काउंट कर सकते हो कि अगर वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, सारे पॉजिटिव चार्ज कहां जाएंगे, ऊपर, सारे नेगेटिव कहां जाएंगे। एंड व्हाट हैपेंड टू द ट्यूब BC, वो जा रही इधर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ही है। अब इस केस में क्या होना है, राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर कहां रखोगे, वेलोसिटी की तरफ, कर्ल कहां करोगे, इनवर्ड, तो सारे पॉजिटिव चार्ज कहां जाएंगे, C पे, और ये नेगेटिव। तो मींस ये क्या बिहेव करेगा, इट बिहेव लाइक E2 कितना है ना, BL। तो पोलैरिटी आ गई। तो पहले तो हमने इंडिविजुअल दोनों की पोलैरिटी शो कर दी, ये स्टेप 1, ये क्या है स्टेप 2, रीजन कॉमन है। फिर फाइनली आपने जो टॉप पे डायग्राम ड्रॉ की होगी, इक्वल डायग्राम क्या बन जाएगी, ये ऐसे डायग्राम बन जाएगी। ये दिस इज AD, दिस इज BC, ये E1 है, ये कितना है E2। अब ये दोनों सेल्स जो कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, दे आर reinforcing each other और opposing each other। ध्यान सोचो, ये कितना मैंने करंट इस डायरेक्शन में देना और ये कितना मैंने करंट, तो करंट की डायरेक्शन देखो सेम है कि नहीं है, तो एक दूसरे में ऐड होंगे कि अपोज करेंगे, ऐड होंगे। तो नेट ईएमएफ सर्किट की कितनी आ जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे 2BLVI, ठीक है। एमसीक्यू भी आ सकता है यही क्वेश्चन, और हो सकता है कि इसके फिर रॉड ऐसे आ रही है, रॉड अगर ऐसे जाती तब पोलैरिटी ये स्विच हो जाती थी, तब भी होने ऐड ही थे। बट अगर रॉड क्या करती, सेम डायरेक्शन जाती, तो आंसर क्या होने थे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अभी तक हमने क्वेश्चन क्या था, एक रॉड मूव कर रही थी, अब क्या कर रहे हैं, दो रॉड साइमल्टेनियसली। और अगर आपने याद रखो, मैंने क्वेश्चन करवाया भी अभी, मूविंग रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड बिहेव एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आ गया, उसी को यूज कर रहे बार बार, ठीक है। तो इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन मोस्ट में भी आ सकता है कि मूविंग रॉड बिहेव लाइक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तब आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है, ये शो करके दिखाना है, रूल्स लिखने हैं, सिंपल। जैसे मैंने लिखा, मैंने कोई थ्योरी नहीं लिखी, सीधा टू द पॉइंट आंसर लिखे, आपने पेपर में ऐसे लिख दिया। एग्जामिनर को डायग्राम मैथमेटिकल स्टेप से ही मतलब होता है, पोलैरिटी से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब अगला ये था फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स करते हैं। चलो यहाँ से 2BLV निकाल दिया, मैं कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 न्यूमेरिकल आया फर्स्ट, और ये न्यूमेरिकल जो है ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड डायरेक्ट वैल्यू पुट बेस्ड क्वेश्चन है, कोई थ्योरी नहीं है ज्यादा इसमें। मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी हुई है, 0.02 टेस्ला। प्लेन परपेंडिकुलर फील्ड क्या होता है, ये प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इधर इनवर्ट होगी या क्या होगी, आउटवर्ड, ठीक है। रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट श्रिंकिंग, लूप पहले इतना है, उसका रेडियस कम होता जा रहा है, कम होता है मीनिंग एरिया क्या हो जा रहा है,
और ये क्या है मिलीमीटर पर सेकेंड, इट इज dr/dt। ये कुछ और है, ये क्या चीज है? मिलीमीटर पर सेकेंड क्या है ये बताओ? श्रिंकिंग बताया ना, एरिया श्रिंक कर रहा है कि रेडियस श्रिंक कर रहा है? रेडियस। अगर एरिया श्रिंक करता है तो क्या होता है यूनिट इसका? मिलीमीटर स्क्वायर पर टाइम पर सेकेंड, ठीक है? तो पेपर में dA/dt भी गिवन होता है, यहाँ पे dr/dt है। तो सबसे पहले सामने क्या लिखना आपने कि b कितना है? b है 0.02 टेस्ला और रेडियस dr/dt। श्रिंक कर रहा है तो dr/dt पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? नेगेटिव। कितना नेगेटिव होगा? 1 मिलीमीटर। ऐसा यूनिट मिलीमीटर होता है कि तो -3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? ये चीज क्लियर होगी पहले। और फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? -dϕ/dt। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? BA cos थीटा। यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है प्लेन परपेंडिकुलर लिखा है ना, प्लेन परपेंडिकुलर। तो प्लेन परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है? ये डायग्राम है, अगर ये सर्कुलर लूप है, इसका एरिया इधर होगा डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा इसके परपेंडिकुलर, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, सेम डायरेक्शन में। थीटा कितना आ गया फिर? 0। तो cos 0 कितना होगा? 1 ना। b चेंज किया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का? बताओ। पाई आर स्क्वायर। b और पाई दोनों कांस्टेंट बाहर आ गए। r स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया? 2r dr/dt, यही आएगा। ये सेम चीज आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किया होगा, जिसमें एरिया बलून, वॉल्यूम ऑफ बलून इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, तभी ये करते हो। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? -0.02 पाई कितना है? 22/7 और जब श्रिंक कर रहा है तब रेडियस कितना था? 2 सेंटीमीटर, 2/100 और dr/dt कितना है? -10⁻³ और यूनिट क्या आएगा? वोल्ट, ठीक है? तो हमने सारी वैल्यूज लिख दी, यूनिट जरूर चेंज करनी है, ठीक है? ये 10⁻³ क्यों आया? बिकॉज़ मिलीमीटर पर सेकंड है। 2 सेंटीमीटर था जब r 2/100 एंड में यूनिट। अगर आप इस चीज को सॉल्व नहीं भी करते, इतना भी लिख के आते पूरे नंबर में, मेरे आपने फिजिक्स के पेपर में वैल्यू सारी पुट करनी है, यूनिट सारे लिखने हैं, कैलकुलेशन 2-3 लाइन छोड़ दो, पेपर जब कंप्लीट ओवर हो जाएगा लास्ट में आके कैलकुलेशन करेंगे, पहले नहीं करनी, पहले टाइम नहीं वेस्ट करना, क्योंकि इतने लिखने के भी पूरे नंबर है, 2 स्टेप ज्यादा लिखोगे तभी पूरे नंबर है। बट ये ना हो कि 2 स्टेप ज्यादा लिखने में 3 से 4 मिनट वेस्ट हो जाए, जिसमें 1-2 मार्क क्वेश्चन हो सकता है इजीली, ठीक है? तो ये क्वेश्चन अच्छा था, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नॉर्मली क्या होता है हमें पेपर में dA/dt गिवन होता है तो डायरेक्ट आंसर आता है, बट जब किसी क्वेश्चन में dr/dt गिवन होगा तो एरिया को क्या करना पड़ना? डिफरेंशिएट, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखें तो नीचे लिखा हुआ है कॉमनली मेड एरर क्या है? स्टूडेंट फाइंड सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो किसकी बात कर रहा है? b और एरिया की, कि डिफरेंट b को करना है कि एरिया को करना है। सब में मैग्नेटिक फील्ड क्या थी? कांस्टेंट थी, वो इंडिपेंडेंट है। एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर, चेंज कौन हो रहा है? r, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे आप, ठीक है? चलो कहते हैं हाउ वुड यू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा, ठीक है? कि मैग्नेटिक फील्ड है कहीं पे, उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है। आई थिंक ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको एग्जांपल में मिल जाएगा, एनसीईआरटी एग्जांपल में ऐसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है, डिटेक्ट करनी है तो क्या करोगे? उस प्लेन पे जाओ, एक करंट कैरिंग कॉइल, सिंपल कॉइल ले आओ, रख दो उसका गैल्वेनोमीटर, उस कॉइल को वहां पे रोटेट कर दो। अगर कॉइल को रोटेट किया और गैल्वेनोमीटर में करंट आ गया, इसका मीनिंग क्या था? कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होगी, एरिया की ओरिएंटेशन चेंज होगी तो जनरेटर का प्रिंसिपल लगेगा। ऐसे कर सकते हो। तो अब डायरेक्ट क्या लिखोगे? बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स इन दैट रीजन। कैसे कर सकते हो? ब्रिंग ए कॉइल, रोटेट इट, इफ द गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन देयर इज अ इंड्यूस्ड करंट, और इंड्यूस्ड करंट कब आता है? जहां पे फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स इस केस में कैसे चेंज कर रहे हो? डायरेक्शन चेंज कर रहे हो ना, आपका एरिया चेंज कर रहा है, आपका थीटा चेंज कर रहा है। अगर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है नॉन जीरो तो आंसर आएगा, डिफ्लेक्शन आएगी। अगर वहां मैग्नेटिक फील्ड ना होती तो कोई डिफ्लेक्शन ना हो, ठीक है? तो ये आप ऐसे कर सकते हो। इन्होंने एक्चुअली लिखी हुई है और इन्होंने भी रोटेटिंग द कॉइल लिखा हुआ, पढ़ो ध्यान से, रोटेटिंग द कॉइल सेम ही लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन,
कहते हैं will an induced EMF develop in conductor when moved. बेटे मैंने एक क्वेश्चन अभी आपको बताया था, can a moving rod behave like source of electricity? Yes. When a rod move perpendicular to the magnetic field, word याद रखना, rod अगर magnetic field के कैसे move करेगी? Perpendicular, then it behave. But इस क्वेश्चन में क्या बोला? It moved in direction, मतलब ये rod है, magnetic field मान लो ऊपर है, तो rod ऊपर जा रही है, दोनों में एंगल देखो क्या होगा, B और लेंथ पैरेलल हो गए। जब B और लेंथ पैरेलल हो गए तो मोशनल ईएमएफ नहीं आती। मोशनल ईएमएफ कब आती है? जब लेंथ, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड तीनों क्या हो? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर इन दोनों में से कोई दो पैरेलल हो जाए तो इंड्यूस ईएमएफ कितनी आएगी? तो अपनी कॉपी पे लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लो। क्लियर हो गया ना पहले कि रॉड, मूविंग रॉड कब सोर्स एक्ट करती है? व्हेन लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है? और कब आंसर नहीं आता है? लेंथ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल, या वेलोसिटी लेंथ पैरेलल, या वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल। कहता है डज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ? करता है ये चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज करे तो इंड्यूस ईएमएफ आता है? यस। कौन सा लॉ है? फैराडेज लॉ भी है, लेंज़ लॉ भी है। फॉर्मूला लिख के दिखा दो, इक्वल टू माइनस, ये वाला फॉर्मूला लिख के दिखा दो। कि अगर फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो ई है कि नहीं है? अगर फ्लक्स में चेंज ना आता तो ई ना होती। ठीक है? तो 1 मार्क क्वेश्चन है। आपको 2 मार्क जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं उसमें दो एक नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 पार्ट्स आ रहे हैं, तब ऐसे क्वेश्चन आते होते हैं पेपर में। ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क। कहते हैं कॉइल है वायर एनक्लोजिंग एन एरिया। कॉइल में भी स्क्वायर में भी सर्कल, एरिया कितना इंक्लोज है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला एग्जामिनर आपको नंबर तब देगा अगर आपने सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया होगा, पहला एक नंबर तब मिलना। ठीक है? कहता है प्लेन कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? स्ट्रेंथ कितनी दी हुई है? 10⁻⁻1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है। कहता है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कॉइल। फ्लक्स निकाल लो पहले, फाइंड। कहता है अगर मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिया, जीरो मतलब फील्ड फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू जीरो चेंज कर दी, कितने टाइम में? 10⁻³ सेकंड में, देन फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है? तो दो क्वेश्चन पुट किए हुए हैं, तो क्वेश्चन पर स्टेटमेंट लिख लो, क्या करना आपने। ठीक है? इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। कॉइल की शेप बताइए कैसी है? वो स्क्वायर है कि सर्कल है? तो कुछ नहीं बताया तो हम सिंपल स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्लेन शीट एक्सपोज कर देंगे। जैसे देखो ये प्लेन शीट आ गई, इसका इक्वेटर कहाँ आएगा? परपेंडिकुलर। स्टेटमेंट में देखिए कि 60 डिग्री एंगल कौन सा दिया होगा? ये जो एंगल है कौन बना रहा है? प्लेन मेकिंग 60 डिग्री के एरिया वेक्टर मेकिंग 60 डिग्री। प्लेन, बड़ी इंपॉर्टेंट मिस्टेक यहाँ पे होती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उसका और प्लेन में एंगल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। ये दिया हुआ है, इसमें एंगल दिया हुआ है प्लेन। प्लेन कौन है? ये मैग्नेटिक फील्ड ये जा रही है तो एंगल इन दोनों में दिया हुआ है, ये वाला एंगल। कौन सा एंगल दिया हुआ है? बट हमें कौन सा एंगल चाहिए? तो ये एंगल कितना? 30। तो पहला एग्जामिनर ये चेक करना कि बच्चे को ये चेक पता है, एंगल शुड बी ऑलवेज बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, नॉट बिटवीन प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गई चीज? और थीटा 30, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0.1 टेस्ला, और मेरे पास एरिया कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है? पहले पार्ट में आंसर क्या पूछा? प्लस DA cos 30। सॉल्व कर लोगे इसको, वैल्यूज लिखनी है। ऑरिजिनल क्या आएगा इसका? वेपर। सॉल्व ना करना, एक लाइन छोड़ देना, एंड में आके सॉल्व करेंगे। और सेकंड पार्ट में B1 मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला, B2 कितनी हो गई? 0, और टाइम देखा कितना लिया? 10⁻³ सेकंड। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है? -d5 में dt होता है। d5 में क्या चेंज होना था? BA cos 30। ना एरिया चेंज हुआ ना cos 30 चेंज हुआ, चेंज क्या हुआ? dB/dt। तो एरिया कितना है? 10⁻⁻4 into 100। cos 30 का कितना होता है? √3/2। dB का मतलब क्या है? dB का मतलब क्या है?
चेंज कैसे आता है? इनिशियल माइनस फाइनल के फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? 0 माइनस 0.1 टाइम द कंटेंट पावर -3 और यूनिट क्या आ रहा है? वोल्ट। ईएमएफ है ना। तो आपने सारी वैल्यूज लिख देनी है। कभी भी ये ना सोचना कि एग्जामिनर को फॉर्मूला पता होगा मैं डायरेक्ट आंसर लिखूं, ऐसा नहीं करना। पहले फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, एंड में जाके वहां वोल्ट लिख दो, छोड़ दो, 2 लाइन छोड़ दो, टाइम मिलेगा एंड में सॉल्व करने आएंगे, नहीं मिलेगा यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क तक भी बन सकता है। ठीक है, और ये है इजी कैटेगरी में। इसमें एक ही डिफिकल्टी है जब बच्चे गलती करते हैं, एंगल। याद रखना कि अगर एंगल प्लेन और फील्ड में दिया हुआ है तो वो ये है, बट हमने किससे निकालना है? एरिया वेक्टर। कैसे निकालेंगे? 90 माइनस एंगल करके। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, तो नोट कर लो सारा सॉल्यूशन इसका। ठीक है, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन आ गया। स्प्रिंग लगा दिया, मूविंग रॉड तो है ही है, पर साथ में क्या लग गया? स्प्रिंग लग गया वो। अब क्या प्रॉब्लम आएगी? कहता है रेक्टेंगुलर फ्रेम है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट लगे हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है? आउटवर्ड है, और ए बी कनेक्टेड टू द स्प्रिंग है। ठीक है, तो टी टाइम पे रिलीज कर दिया। एक्सप्लेन क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब ये होता है कि सिर्फ ये बताना डायरेक्शन हाई लो, मेजरमेंट नहीं करनी। क्वांटिटेटिवली में मेजरमेंट करनी होती है। हाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल वेरी विद टाइम। ग्राफ कैसा बनेगा कि वो इंक्रीज ही करती जाएगी, डिक्रीज करेगी, कि इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर जाएगी। ठीक है, तो एबी स्प्रिंग से कनेक्टेड देन रिलीज। ठीक है, पहले स्ट्रेच कर दिया, देखो क्या किया होगा उसको। सो ओरिजिनल एबी पोजीशन ये है, सॉलिड लाइन, ए डैश बी डैश क्या है? आगे खींच के रखा हुआ है, छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ेंगे क्या होगा? पहले एरिया क्या करेगा? बढ़ेगा। पहले स्प्रिंग आ जाएगा इधर, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा। ऐसे करते 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 क्या होगा? थोड़ी देर के बाद तो पहले एरिया क्या करेगा? इंक्रीज, फिर डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। तो जब एरिया इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, हम सिर्फ ये बता देंगे कि व्हाट हैपेंड टू द इंड्यूस्ड करंट एंड इट्स डायरेक्शन। हमने मेजरमेंट नहीं करना क्वेश्चन में, उन्होंने लिखा हुआ है कि यू डोंट नीड टू मेजर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने क्या बताना है कि स्प्रिंग का मोशन कौन सा होगा? बताओ। स्प्रिंग का एसएचएम, ऑसिलेटर भी लिखोगे तब भी नंबर मिल जाएगा। स्प्रिंग विल बी ऑसिलेट और इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्प्रिंग का मोशन ये हो गया। तो पहले क्या होगा? एरिया क्या करेगा? इंक्रीज डिक्रीज ऑल्टरनेटिवली। और क्या ये चलता ही जाएगा कि रुकेगा भी कभी? क्योंकि ऑसिलेशन कौन सी होगी? डैम्प्ड पीरियोडिक ऑसिलेशन। कौन सी होगी? डैम्प्ड पीरियोडिक। तो 3 पॉइंट है, पहला पॉइंट जो होगा, दूसरा ये, तीसरा ये। एंड में क्या होगा? फिर जब एरिया इंक्रीज करेगा, बताओ, अगर ये एरिया इंक्रीज करता है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो इंड्यूस्ड डायरेक्शन कहां आएगी? अगर एरिया क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, आउटवर्ड फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो इंड्यूस्ड का होगा पहले क्या होगा? क्लॉकवाइज। तो इंड्यूस्ड करंट क्या आएगा? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये होगा ऑल्टरनेटिवली। और क्या होगा? क्या मैग्नीट्यूड सेम रहेगा करंट का? ये कम होता जाएगा। पहले एरिया यहां तक है, बड़ी दूर तक है, वापस आए, फिर इधर एंड में क्या हो गया? रुक गए। तो पहले इनिशियली एरिया में चेंज ज्यादा है, फिर डैम जाएगा। डैम का मीनिंग क्या होना है? ज्यादा एरिया, वापस धीरे हो गए। तो क्या होना है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऑल्टरनेटिवली विद डिक्रीजिंग वैल्यू। अब देखो मैंने क्या बताया, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं की, सिर्फ बताया इंक्रीज की है, डिक्रीज की है, क्लॉक है कि एंटी क्लॉक। और ऐसा क्वेश्चन टिपिकल कैटेगरी में और 2018 में आया हुआ, क्या 2024 में रिपीट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पता होना चाहिए आपको। तो पेपर में कभी उन्होंने बहुत हार्ड क्वेश्चन देना कि इस क्वेश्चन में f = kx लगा के इसकी इंटीग्रेशन करके सॉल्यूशन निकाल के बताओ, वो नहीं पूछेंगे। वो कहेंगे इंक्रीज डिक्रीज आया, ठीक है, डायरेक्शन बता दो क्या होगा, बस। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो, ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो, स्टेटमेंट जल्दी। हॉरिजॉन्टल रॉड है, रॉड वाले क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में है। एक एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल है जो 2023 कंपार्टमेंट में पेपर में आया ना, तो एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल उठा के डाल दिया उन्होंने, है उसमें लास्ट में सॉल्व नहीं है, लास्ट में एक अनसॉल्व क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन वही डाल दिया था 3 मार्क्स जो 2023 जुलाई में पेपर हुआ। तो वो भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन था। एक हॉरिजॉन्टल रॉड है 10 मीटर है, एक्सटेंडेड फ्रॉम ईस्ट वेस्ट। जब भी आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आएगा तो कैसे करना ड्रॉ। कॉपी का ये राइट एंड ईस्ट है, लेफ्ट हैंड क्या है, वेस्ट है। कॉपी का टॉप ये अपवर्ड है और ये बॉटम क्या है, कॉपी का बॉटम क्या है, डाउनवर्ड, ठीक है। और ये जो आउटवर्ड है टुवर्ड्स यू, ये क्या होता है, साउथ, और अवे फ्रॉम यू इनटू द कॉपी, वो क्या होता है, नॉर्थ, ठीक है। तो अगर आपकी कॉपी ऐसे है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये टॉप है, ये बॉटम है, आपकी तरफ क्या है, साउथ, और इनटू द पेपर क्या है, नॉर्थ। आपने यही असम्पशन लर्न करनी है, इसी के अकॉर्डिंग सम करना है। अब रॉड कैसी है, 10 मीटर रॉड है, ईस्ट वेस्ट में पड़ी हुई है, ये रॉड है। पहले रॉड ड्रॉ करो, ये रॉड आ गई, ये कहाँ गिरी हुई है, कहाँ जा रही है, ईस्ट वेस्ट फॉलिंग, फॉलिंग मतलब नीचे जा रही है। तो पहले तो देखो, क्या ये जो रॉड है, ये रॉड नहीं है, क्या रॉड की लेंथ और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो दिया हुआ है 0.3 10⁻⁴। ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, उसका कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल। कौन सा कंपोनेंट है, और ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ के साउथ टू नॉर्थ। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाती है, नॉर्थ से साउथ जाती है कि साउथ से नॉर्थ जाती है, साउथ से नॉर्थ। कोई भी मैग्नेट को फ्रीली हैंग कर दो, इट विल ऑलवेज पॉइंट, उसका जो नॉर्थ पोल है कहाँ जाता है, टुवर्ड नॉर्थ। इसका मीन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है। क्या अब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, बी, एल और वी, है ना। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगी, आ जाएगी। बट अगर पेपर क्वेश्चन पूछे कि भाई डायरेक्शन क्या होगी इंड्यूस ईएमएफ की, हाई पोटेंशियल पे कौन होगा, ईस्ट एंड के वेस्ट एंड, वो कैसे पता चलेगा, पोलैरिटी चेक करनी है। वही सेम रूल यहाँ पे छोटा सा चार्ज स्टडी कर लो, डीक्यू कहाँ जा रहा है, वो डीक्यू नीचे जा रहा है, डीक्यू कहाँ जा रहा है, नीचे। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है कि आउटवर्ड है, अपनी कॉपी पे देखो, इनटू। तो अपनी कॉपी पे क्या करोगे, पहले मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी नीचे डाउन, और फिंगर कहाँ टर्न करोगे, इनटू द पेपर। तो थंब कहाँ जा रहा है, टुवर्ड ईस्ट। मींस यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, हाई पोटेंशियल, यहाँ पे क्या क्रिएट होगा। तो कोई भी रॉड नीचे गिर रही है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रॉड भाई ऐसे गिर रही है नीचे, उसका ईस्टर्न एंड हाई पोटेंशियल पे, वेस्टर्न एंड क्या होगा, लो पोटेंशियल। पोलैरिटी वाला क्वेश्चन भी आता है। अब इन्होंने इंस्टेंट इन में पूछी थी, डायरेक्शन नहीं पूछी थी, बट मैंने डायरेक्शन बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन लिखो, स्टेटमेंट। ये द लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट वायर पासिंग नॉर्मली थ्रू द सेंटर ऑफ लूप। सेंटर ऑफ लूप ये लूप है, सेंटर ये ऐसे पास कर रही है। नॉर्मली का मीनिंग ऐसे, ठीक है। अगर अलोंग द सरफेस होता तो ऐसे आती लाइन, ये होता है अलोंग द सरफेस, और ये क्या है, नॉर्मली। तो कहते हैं करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेस इफ देयर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप। चेक करते हैं, ये लूप है, ये लूप का एक्सिस है, ठीक है। रॉड कहां पड़ी हुई है, इसके अलोंग। कहता है अगर इस वायर में तो आप करंट बढ़ा सकते हो, क्या इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा या फ्लक्स इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा। तो पहले देखो कि अगर लूप ऐसा है, करंट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी वो ऐसे होगी ना लूप में। एरिया तो इधर है, एरिया कहाँ है, क्या इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया के अलोंग आएगी कि इसके टेंजेंट ही चलती जाएगी, टेंजेंट चलेगी। ऐसे देखो,
मेरे पास अगर ये लूप है, यहाँ देखो कॉपी से बना देते हैं, ये देखो ये मैंने इसको सर्कल कर दिया, ये एक लूप बन गया। लेट्स से ये लूप है, ये क्या है, करंट वायर ऐसे जा रही है। अब क्या हुआ, करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, कहाँ पे है, लूप के उसके सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग है, टेंजेंट के लॉन्ग है ना। पर क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन लूप के अंदर या बाहर आ रही है, कोई फ्लक्स नहीं है। चाहे करंट बढ़ा दो चाहे करंट कम कर दो, लूप के अंदर या बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं जाने वाली। तो इसमें ना फ्लक्स इंक्रीज होना ना डिक्रीज होना, इट इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो याद रखना है मैग्नेटिक फ्लक्स विल नॉट चेंज, नहीं चेंज करेगा। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ की हुई है, देखो टेंजेंट है ना। तो ये कब आया, 2017 में आया हुआ, देखो पेपर में, तीनों सेट में आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, मेटालिक रॉड है, लेंथ एल है, रोटेट कर दिया, तो कौन सी ईएमएफ बनी है, रोटेशनल। कहता है उसके लिए करना क्या है, हमने फाइंड करना कांस्टेंट में मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द एक्सिस लगी हुई है, एक्सप्रेशन निकालना है, मतलब डेरिवेशन है। डेरिवेशन तो आपको आनी नहीं है, फॉर्मूला का क्या होता है, BL² ओमेगा बाय 2, डेरिवेशन नहीं आता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लर्न करो, BL² ओमेगा बाय 2, ये डेरिवेशन की हुई सारी। अब ये देखो, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व है एनसीईआरटी में। आप जब ईएमएफ वाला चैप्टर स्टार्ट करो ना, सेकंड थर्ड पेज पे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ये एक कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रही है कि लीव कर रही है। जब लीव करेगी इसके अंदर फ्लक्स इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कहां को डिक्रीज करेगा, इनसाइड डिक्रीज करेगा कि आउटसाइड। क्रॉस का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग जैसे ये लूप को बाहर निकालोगे, इनवर्ट फ्लक्स क्या कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो इंड्यूस करंट क्या आएगा, फिर उसको इंक्रीज करेगा ना। कैसे इंक्रीज करेगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी इन्वर्ट होगी, वो उसको क्या कर देगा। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता होता है, अगर आप लूप को बाहर निकाल रहे हो, फ्लक्स डिक्रीज कर रहे हैं, तो इंड्यूस करंट विल ट्राई टू इंक्रीज। अगर ये मान लो फ्लक्स ये लूप के अंदर एंटर हो रहा होता, तब फ्लक्स क्या कर रहा था, तब एंटी क्लॉकवाइज आता। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ऐसे एक और, क्या इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ एरिया डिक्रीज इन इक्वल टाइम है कि डिफरेंट है। ये जो शेप है बाहर निकलेगी तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कम होगा कि ज्यादा होगा, इक्वल टाइम। पहले ये मान लो ये मैग्नेटिक रीजन है, पहले इतना पार्ट निकला, ये वाला पार्ट, ठीक है, फिर इसके अंदर से और वाला पार्ट निकल गया। क्या इक्वल एरिया इक्वल टाइम निकल रहा है कि पहले एरिया ज्यादा है फिर कम है, ऐसा हो रहा है। पहले निकला देखो 1 सेंटीमीटर लेंथ बाहर निकली, फिर 2 सेंटीमीटर निकली, फिर 3 निकली, फिर 4 निकली, ऐसे निकल रहा है यूनिफॉर्मली। क्या लेंथ सभी पार्ट के सेम है, ये रेक्टेंगल फिगर में है, ये विड्थ होगी ये वाली, क्या ये बाहर निकल तो सेम रहेगी कि डिफरेंट होगी, ये वाली चीज, ये चीज सेम रहेगी। ये वाला जो पार्ट निकलना पहले 1 सेंटीमीटर बाहर निकलना, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया बाहर निकलना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी कांस्टेंट। बट अगर पेपर में आ जाए सर्कल, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ये सर्कल आ गया। अब बताओ, पहले सर्कल का इतना सा पार्ट निकला, फिर उसके बाद सर्कल का इतना पार्ट निकला, क्या आप बताओ ये पड़ता है। तो जब सर्कल इलिप्स हो, सर्कल हो, तो इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, बट जब रेक्टेंगल और स्क्वायर हो गए तो क्या होना है, इक्वल एरिया इन। और ये एमसीक्यू क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, सैंपल पे भी मिल जाएगा आपको कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, इलिप्स और सर्कल 4 चीजें हैं। जब ये यूनिफॉर्म में बाहर निकालेंगे, इंड्यूस में कांस्टेंट किस केस में होगी, स्क्वायर और रेक्टेंगल में। अपनी कॉपी पे लिख लो, आउट ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, इलिप्स एंड सर्कल, नोट लिख लो, आउट ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, इलिप्स एंड सर्कल ओनली, out of square, rectangle, ellipse and circle only square and rectangle have uniform induced EMF developed, have uniform induced EMF developed, only square and rectangle। सिर्फ square और rectangle ही हैं जिनमें uniform EMF develop होगी, ठीक है।
एलिप्स और सर्कल में नहीं होगी। पहले एलिप्स का छोटा पार्ट निकलना है, फिर बड़ा निकलेगा, फिर छोटा हो जाएगा। एंड सर्कल में भी ऐसा होता है, छोटा बड़ा फिर छोटा होता है। और ये क्वेश्चन जो है ये उसमें है एनसीईआरटी में, ठीक है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक देखते हो तो एनसीईआरटी बुक में सॉल्व सब में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। अच्छा, इसमें ये क्या हुआ है, और स्केच द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। स्केच में हम लोग ग्राफ बनाओ, पावर डिसिपेटेड भी बनाओ, फंक्शन ऑफ टाइम। कब तक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा? जब तक ये पूरी तरह बाहर नहीं निकलता। जब ये पूरी तरह बाहर निकल जाएगा तो फिर कोई इंड्यूस्ड करंट आना नहीं आना, फिर सेम हो जाना है, ठीक है। तो ग्राफ इसके अकॉर्डिंग देखिए तो देखो ये बन रहा है। पहले फ्लक्स क्या कांस्टेंट है ना, कब तक कांस्टेंट है? जब तक वो यहाँ पे लिमिट है, ये अंदर से आ रहा है, फ्लक्स नो चेंज, नो चेंज यहाँ पे। इसके बाद क्या हुआ, चेंज होना शुरू हुआ, यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, डिक्रीज। स्ट्रेट लाइन है ना, यूनिफॉर्म डिक्रीज। और पावर वो देखो इंड्यूस में आ गई। स्पीड कितनी दी हुई है उन्होंने, दी हुई थी स्पीड, यहाँ पे 12 लिखा हुआ इंड्यूस की, को क्यों लिखा हुआ, फॉर्मूला पढ़ते वैल्यू दी होगी कोई, है कोई वैल्यू? यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, वो 0 1 2 3 12 नहीं डालना, फिर यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं आना चाहिए। इंड्यूस कब डेवलप होनी है, जब बाहर निकलना शुरू होगा। अच्छा, जब ये चौक है देखो यूनिफॉर्म है ना, बाहर निकल रही क्या, इक्वल एरिया इक्वल टाइम में निकल रहा है। इंड्यूस में फेवरेट टाइम क्या है, अब मैंने नोट क्या लिखवाया, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, एम फिर ऑलवेज, बट अगर सर्कल या एलिप्स हो तो पहले बढ़ती है। तो ग्राफ देखो स्ट्रेट लाइन है, क्यों स्ट्रेट है, इंड्यूस में छोटे पार्ट में भी, फिर और पार्ट इंक्रीज किया और इंक्रीज किया, एवरी टाइम आंसर विल बी सेम। किसके पे सेम रहना है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। उसके अलावा कोई भी शेप हो, ट्रायंगल भी आ जाए तभी आंसर सेम नहीं आना, ठीक है। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए, ये फ्लक्स वाला, यूनिफॉर्मली फ्लक्स कैसे चेंज किया, लेंज़ लॉ कर सकते हो पेपर में, ये हो जाएगा। कंसीक्वेंस ऑफ एनर्जी वो भी हो जाएगा। अच्छा, ये डायग्राम दी हुई है, क्वेश्चन को और नहीं समझते पहले। एक रेक्टेंगल है, ये एमएन रॉड बाहर जा रही है अंदर आ रही है, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। ये एरिया कम होता है कि बढ़ता है, तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो व्हाट डज इट मीन, इंड्यूस्ड करंट विल ट्राई टू इंक्रीज और डिक्रीज इट, डिक्रीज के इंक्रीज, इंक्रीज। कहां को इंक्रीज करना है, अंदर को इंक्रीज करना है कि बाहर को, तो क्या आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गई। फॉर्मूला क्या होगा, BLV कर लोगे, तो ये करना आपने। तो ये थे हमारे कौन सा टॉपिक